प्यारे बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मैं अरविंद त्रिपाठी विद्या पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोगों का दिन शुभ हो। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। कुछ बच्चों ने प्रश्नों का बेहतरीन उत्तर लिखा है। जल्द ही हम कक्षा 12 की इतिहास की कक्षाओं का वीडियो आपको देंगे। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में कोई भी समस्या हो तो नीचे लिखे लिंक पर संपर्क करें। आइए अब हम लोग आज की चर्चा पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं समकालीन भारत और समकालीन विश्व इतिहास। इसी कड़ी में हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी चर्चा किया था। अब राष्ट्रवाद शब्द की कल्पना कैसे हुई, राष्ट्रवाद आया कैसे हमारे समाज में, राष्ट्रवाद के लिए क्या क्या सोच लोगों की थी, इन सभी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे हम लोग नारा लगाते हैं ना, इसको सरल रूप में समझिए कि भारत माता की, सभी लोग बोलते हैं जय। अभी भारत माता है क्या? ठीक इसी तरह आपके मन में प्रश्न उठता होगा, भारत माता है कौन, क्या है? तो इसका अगर सटीक उत्तर दिया जाए तो भारत माता का मतलब भारत के भूभाग पे जितने लोग हैं वो सब उनका अंश है, उनकी संतान है। कहने का मतलब इस भौगोलिक क्षेत्र में जितने लोग इस राष्ट्र को मानते हैं उनको सबकी माता भारत माता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि भारत माता की तस्वीर कैसी होनी चाहिए। यह टॉपिक बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आपकी किताब में जहां पर ये लिखा हुआ है आपका राष्ट्र के दृश्य कल्पना, इस चित्र को ध्यान से आप देखिए। यहाँ पर यह चित्र है 1850 का, एक डाक टिकट है। इसमें मरियान की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांस की क्रांति का प्रतिनिधित्व करती है। एक और नीचे चित्र आप चलेंगे, चित्रकार का है जिसमें जर्मेनिया सूती झंडे पर बनाया, चूंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाया था और जहां 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी। यह वहां की तस्वीर है। थोड़ा सा इन तस्वीरों पर जो जैसे दो तस्वीर मैंने आपको दिखाया, ये पहली तस्वीर, इसको देखें आप। इसमें आप देखेंगे तो जो मरियान है वह फ्रांस में एक लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया था, जिनमें जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा, कलमी। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादाद स्थापित करें। मरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। कहने का मतलब क्या है, इस छवि का आपके मन मस्तिष्क पर क्या असर है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेना जरूरी है। इन चित्रों के माध्यम से एक ऐसे रूपक की छवि प्रस्तुत की गई कि जिससे लोगों का विश्वास बना रहे, लोगों का तादात्म्य स्थापित होता है। इसी तरह दूसरे चित्र में भी आप देखेंगे जिसमें जर्मेनिया, यह जर्मन राष्ट्र की रूपक बना है। जर्मेनिया बतूल वृक्ष के पत्तों का मुकुट बनी इस देवी, ये जो प्रतिमा बनाई गई इसके अवसर पर देखें तो इस पर जो मुकुट है वह बतूल वृक्ष का बना है। बलूद वीरता का प्रतीक है। इसके अलावा इनके हाथ में देखिए झंडा ली हुई है। यहाँ पे रूपक से थोड़ा सा आप समझ ले तो ये चीजें आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। रूपक का मतलब ये होता है जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो एक रूपात्मकता कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक अर्थ होता है और एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। तो यह जो भी चित्र आप देखते हैं यह एक प्रतीकात्मक अर्थ है।
इस प्रतीकात्मक अर्थ में आप देवी की प्रतिमूर्ति बना सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कानून की देवी पे जिनके आंख पे पट्टी बंधा हुआ है, हाथ में तराजू ली हुई है। इसके अलावा आप ड्रेस कोड से, किसी की लाल टोपी होती है, किसी की हरी टोपी होती है, किसी का गेरुआ टोपी होता है। इस तरह से तमाम चीजों के माध्यम से आम जनता को एक विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया है। एक अमूर्त से मूर्त, कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद का जो दृश्य है उसका मानवीकरण कर दिया गया। यह जो काल्पनिक था वह मानवीय रूप में, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ने लगा। फलस्वरूप आम जनता के मन मस्तिष्क पर एक राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा। इन्हीं संदर्भों में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ, अगले चित्रों की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यह चित्र देखेंगे तो यहाँ पे देखिए राज मुकुट है, अस्त्र शस्त्र रखा गया है और एक कोई पक्षी जैसा चित्र है। और फिर देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति सोया हुआ है, सामने मुकुट रखा गया, उसके अस्त्र शस्त्र रखे गए। इन दोनों चित्रों से आप क्या अर्थ निकाल सकते हैं? इन दोनों चित्रों से आप यह अर्थ निकाल सकते हैं कि यह सब रूपक हैं। जर्मेनिया को निराश की मुद्रा में लेटे हुए प्रदर्शित किया गया। जो व्यक्ति लेटा हुआ है निराश की मुद्रा में। 1850 में जूलियस द्वारा यह चित्रित किया गया था। जर्मेनिया काइजर की मुकुट तथा छड़ी के समक्ष गिरी पड़ी है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। मुकुट भी गिरा है, छड़ी भी गिरा है। जर्मन राष्ट्र के रूपक जर्मेनिया के इस रूपक चित्रण का अर्थ है कि सर्व जर्मनी नेशनल असेंबली जो फ्रैंकफर्ट संसद के रूप में आयोजित हुई थी, असफल हो गई। चित्र में मुकुट और गद्दी इस बात का प्रतीक है कि फ्रैंकफर्ट संसद की सेना तथा राजशाही भंग कर दिया गया। यहाँ पर एक ऊपर वाले चित्र में थोड़ा सा कोरिलेशन है, तो इसमें देखेंगे आप कि एक जंजीर है, ये जंजीर टूटी हुई। इसका मतलब यह संदेश देना है कि कहीं न कहीं अब हम जो बंधन है, जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं या जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, उससे तोड़ करके अब हम राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। इन्हीं सेंस में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इस देवी का जो चित्र है इसमें भी कहीं न कहीं जर्मेनिया को तलवार पर खुदा हुआ लिखा गया है। तलवार जर्मन राइन की रक्षा करता है। कहने का मतलब क्या है कि इन विभिन्न चित्रों के माध्यम से, रूपकों के माध्यम से कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता को एक सूत्र या राष्ट्रीय चेतना की बात की उद्धृत किया गया और एकात्म या मूर्त अमूर्त से मूर्त की ओर जनता के जनमानस के हृदय में यह वास करने का प्रयास, बसाने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप जनता उससे अट्रैक्ट हुई, जुड़ी और राष्ट्रवाद की तरफ उन्मुख होना शुरू हो गई। दूसरी चीज, अब आप इस चैप्टर की अंतिम हेडिंग देखेंगे, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की इस पूरी हेडिंग को आप यदि सार निकालें या संक्षिप्त देखें तो देखेंगे कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में जो केंद्र बिंदु था वो बल्कान था। बल्कान भौगोलिक क्षेत्र और जातीयता भिन्नता थी। इसमें रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, हर्जेगोविना आदि सभी शामिल थे। बल्कान क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर ऑटोमन साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित था। तुर्क लोग बल्कान या ईसाई जातियों का शोषण करते थे, जिससे बल्कान जातियों में असंतोष व्याप्त था। बल्कान क्षेत्र में राष्ट्रीयता, अगर जिसको आप दूसरी हेडिंग के रूप में, अगर जिसको आप इसमें से क्लू निकालेंगे, हेडिंग निकालेंगे, तो पहला आपका हो जाएगा भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। दूसरी चीजें थी बल्कान क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार। बल्कान क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार तथा ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के कारण बल्कान क्षेत्र की स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। ऑटोमन बल्कान राज्यों में परस्पर एकता का अभाव था और प्रत्येक राज्य अपने लिए अधिक से अधिक प्रदेश प्राप्त करना चाहते थे। इस कारण बल्कान राज्यों में तनाव व्याप्त था।
अन्य बिंदु पर जब विचार करें तो यह होगा बल्कान क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा। यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण बल्कान क्षेत्र में तनाव अधिक बढ़ गया। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेश स्थापना, नौसैनिक, सैन्य शक्ति के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा हुई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि देश बल्कान में अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। इससे इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए। अंततः प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत यहीं से होती है और यह पूरी दुनिया को, यह राष्ट्रवाद से साम्राज्यवाद की ओर की जो सोच थी, पूरी दुनिया को एक महाविपदा में की ओर ले जाती है, जो 1914 से शुरू होता है। यूरोप में महाविपदा के बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनकी 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों में औपनिवेशिक किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन विकसित हुए। इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे। वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण में के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवादी विरोध की प्रक्रिया में उभरे। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि इस जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राजवाद विकसित किया, मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक हो गया। कहने का मतलब क्या था? एक इस आंदोलन ने, इस सोच ने एक ऐसा विचार समाज या राष्ट्र या पूरे दुनिया को दिया जिसमें स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया राष्ट्र और राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। आप इस चित्र को देख सकते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता हुआ एक मानचित्र है। इसको ध्यान से देखें आप तो सबसे ऊपर फरिश्ता है का बैनर थामे दिखाई देता है। अगभरा में ब्रिटिश राज्य का प्रतीक विजय भाव के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा उपनिवेश का शेर, हाथी, वन और आदिम समुदाय की छवियों के जरिए दर्शाया गया है। दुनिया भर में प्रभुत्व ब्रिटिश साम्राज्य राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया गया है। कहने का मतलब क्या है? इन चित्रों के माध्यम से, इन विभिन्न छवि चित्रों के माध्यम से दुनिया के शक्तिशाली देश या जो देश साम्राज्यवाद की सोच के रखते थे, वह अपनी छवि ऊंची प्रस्तुत करना चाहते थे। इनसे प्रताड़ित होकर के या इनके विचारधाराओं से असहमत होकर के दुनिया में एक ऐसी सोच का प्रादुर्भाव हुआ जिसे राष्ट्रवाद कहा गया। और अंत में या आज तक के जब इतिहास को आप पलटेंगे तो उसमें देखेंगे कहीं न कहीं राष्ट्रवाद विजयी हुआ और साम्राज्यवाद पराजित हुआ। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि देश में या दुनिया में, यूरोप में कैसे कैसे लोगों के अंदर चेंजिंग आया, सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग कैसे हुआ, महिलाओं के अधिकार का प्रयोग कैसे हुआ। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि नारी के रूप में ही प्रतिष्ठित किया गया है, राष्ट्र की शक्ति के रूप में प्रतीक किया गया है, उनको प्रतिस्थापित किया गया है। तो कहीं न कहीं नारियों का जो अपमान हुआ था, जो समाज में उनको स्थान नहीं मिला था, धीरे धीरे उनको सबसे उच्च सम्मान मिलने लगा। यह इस आंदोलन की से उत्पन्न अच्छे परिणामों में से भी एक है। इस पाठ का आज समापन हो रहा है। पाठ के अंत में आप प्रश्न लिख लीजिए। फ्रांस में मरियान की प्रतिमा का क्या महत्व? दूसरा प्रश्न लिख लीजिए। बल्कान प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ हो। अगले चैप्टर के लिए कल फिर तैयार होइए। मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स बनाएंगे, फीडबैक लेंगे, फीडबैक देंगे। कोई भी समस्या है तो आप निश्चित रूप से संपर्क करें।